हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। एक शब्द आता है एलिगेटर घर। एलिगेटर लिखा है, एलिगेटर घर क्या होता है? एलिगेटर तो घड़ियाल है। एक एलिगेटर घर वर्ड भी आता है तो वो छिपकली है, याद रखना, मछली है। ठीक है, लिख देता हूँ, याद आ गया कि एलिगेटर वर्ड जो है, एलिगेटर के पीछे घर लग जाए तो ये मछली है, याद रख लेना। ठीक है, वैसे कल लिखवाया था एलिगेटर जो घड़ियाल और मगरमच्छ के बीच का प्राणी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चल रहा था डायनासोर। डायनासोर में लगभग करवा दिया। ठीक है, छोटा है, नाम नहीं लिखवाया था, वैसे याद कर लेना। जो खतरनाक है या ताकतवर है वो लिखवा दिया मैंने, ताकतवर। ठीक है, उड़ने वाला भी याद रख लेना, उड़ने वाला टोरोसोरस। जो टोरोसोरस है ये आपका कैसा है? उड़ने वाला। और वैसे कई बार डायनासोर का पूछ लिया जाता है, डायनासोर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे भीम सरट कहा जाता है। भीम सरट का मतलब क्या होता है? भयानक छिपकली। कि एक भयानक छिपकली की धारणा दी गई है, एक क्या कथन दिया गया डायनासोर को। उड़ने वाला पूछा जाए, फिर आपको ये भी बता दिया था बातों बातों में कि मांसाहारी और शाकाहारी ये दो प्रकार के आपके भी क्या डायनासोर है। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये भी आते हैं। ये कौन से हैं? ये ऊपर वाला था जिसका नाम लिखा था हमने ट्राइरेनोसोरस, ये वाला मांसाहारी है। इसके अलावा एक आता है ऑर्निथोमीमस। ऑर्निथोमीमस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि मांसाहारी डायनासोर ऑर्निथोमीमस। और इसमें आता है, तो इसमें आपके पास याद रखना एपेटोसोरस और दूसरा आता है ब्रैंकियोसोरस। ये हमारे पास क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर। ठीक है, इग्नोडॉन मैंने करवा ही दिया, वो भी क्या एक प्रकार से है तो डायनासोर में ही, लेकिन वो किस में आता है? शाकाहारी में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वनस्पतिक भोज्य छिपकली। ठीक है, जिसे निरामीप कहते हैं। और एक हमने खास लिखा था कल, जो नर्मदा घाटी की रियासत होती है वो कौन सी है? तो नर्मदा घाटी की रियासत किसे कहा जाता है? राजासोरस नर्मेदोसिस। ये क्वेश्चन पक्का याद रखना, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डिस्कवर्ड है। और एक मैंने आपको लिखवाया था कि अंत में जो विलुप्त प्राय थे वो डायनासोर कौन से थे। ठीक है, तो वो भी याद रखना, वो कौन से थे? हाँ, ट्राइसेरोप्टस। ठीक है, ये आपके क्या थे? लास्ट वाले या अंतिम जो विलुप्त प्राय डायनासोर है वो पूछ लिया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर तो ये और ऑर्निथोमीमस का ही आता है, बाकी इसमें बहुत रेयर है, आता नहीं है, इतना खास नहीं है। ठीक है, डायनासोर का जो क्वेश्चन था वो मैंने पहले बता दिया है। डायनासोर किसके अंतर्गत आते हैं ये जरूर याद रखना है, ये रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं। और डायनासोर के वंशज पूछ लिए जाएं तो क्या आएंगे आपके पास? पक्षी, एविस। ठीक है, और डायनासोर अपने आप में क्या कहलाता है? तो आपके पास रेप्टाइल फॉसिल कहलाता है, सरीसृप जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, और जीवित जीवाश्म जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? वैसे मैंने एक जीवित जीवाश्म शब्द भी लिखवाया था तुम्हें। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? इसी में आया था, तो दो की कड़ी थी, सफिनोडॉन। ठीक है, याद रखो, सफिनोडॉन पंक्टेटस, जिसको हम तुआटारा कहते हैं, न्यूजीलैंड के द्वीप्स में मिलता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या? पक्षी, यानी एविस। एविस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें आती है? ये भी एग लाइंग है, अंडे देने वाले क्या हैं? जंतु हैं, पहला पॉइंट है। यानी वो भी पैरस है, ये भी पहला पॉइंट तो यही लगाना है। यानी ये भी आपके पास अंडयूज हैं। अंडयूज का मतलब है अंडे देने वाले। हो कैसे सकते हैं ये स्थलीय और जलीय दोनों ही हैं, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं। ठीक है, तो नंबर 2
ये आपके पास उड़ने वाले जानवर हैं। नंबर 2 दौड़ने वाले भी हैं। नंबर 3 तैरने वाले भी हैं। ये आपके पास तीनों प्रकार के हैं। ये आपके पास फ्लाइंग भी है, रनर भी हैं और स्विमर भी हैं। तीनों प्रकार के क्या हैं, एनिमल हैं। जैसे बात आई उड़ने वाले तो आकाश की तरफ हैं, दौड़ने वाले हैं तो दौड़ने वाले में 2 पक्षी खास पढ़े जाते हैं। एक पक्षी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हॉलीवुड मूवी में खास तौर पे रोल अदा होता है, वो दौड़ने वाला है। और वो कौन सा होता है अपने पास, शुतुरमुर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रिच, स्ट्रीथियो जिसे कहा जाता है। और तैरने वाले में क्या, बहुत सारे प्राणी हैं। तीसरे में बात आती है कि हमारे पास इनमें श्वसन किससे होता है। श्वसन अच्छे से याद रखना कि नंबर 1 तो फिक्स हो चुके हैं इनके लिए, क्या, फेफड़े, तथा कुछ पक्षियों में, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ पक्षियों में जो श्वसन होता है वो किससे होता है, एयर सैक्स से होता है। एयर सैक्स क्या होते हैं, वायुकोश। तो कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जिनमें श्वसन फेफड़ों से ना होकर किससे होता है, लंग्स से ना होकर एयर सैक्स से होता है। चौथा पॉइंट आपको फिक्स याद रखना है, हृदय। हृदय कैसा होगा, पक्का है इसमें 4 वैषम वाला, कि हृदय जो है वो 4 वैषमी होता है। यानी आपके पास इनके हृदय में कितने लोब्स होंगे, तो 4 लोब्ड होते हैं। यानी आपके पास 2 आलिंद होंगे और 2 ही क्या होंगे, निल्य, कि 2 आलिंद और प्लस क्या होंगे, 2 निल्य, यानी 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास नंबर 5 उत्सर्जन, कि जो उत्सर्जन है, इनके मल का जो त्याग होता है वो खास तौर पर किससे होता है, तो एक ही पॉइंट याद रख लो सीधा डायरेक्ट, क्या, क्लोएका, अवस्कर से ही होता है, क्लोएका से ही होता है। ये खास है, बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके ज़रिए होता है, क्लोएका। और नंबर 6 पॉइंट याद रखना है कि इनमें जो अग्रपाद होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, पंख युक्त होते हैं। ये पंख युक्त होते हैं, प्लस एक पॉइंट और याद रख लेना, श्रृंग युक्त होते हैं। श्रृंग क्या होते हैं, हॉर्नीस, ठीक है, यानी इनके पास श्रृंगी हैं। श्रृंगी का मतलब ये जो पक्षी हैं चोंच वाले हैं, ठीक है, इनमें जो है चोंच का हिस्सा है और साथ में क्या है, पंख है। उत्सर्जन, हृदय और श्वसन 3 अच्छे से याद रखना। उसके बाद मोस्ट ऊपर वाला है ओविपेरस, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि निषेचन कैसा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। निषेचन कैसा होगा भाई इनमें, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जब अंडे देने वाले हैं फिक्स हो गया, आंतरिक हैं, ठीक है। ये बातें बताने के लिए, ये जनरली बात होती है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इसमें जीव। वैसे ये तापी पूछ ले तो पॉइंट पता ही है तुम्हें, तापमान के चलते क्या होते हैं ये, नियत तापी, ये भी याद कर लो। नियत तापी का मतलब क्या होता है, जिनके शरीर का ताप, जिनके शरीर का ताप वातावरण के साथ ना बदले, वातावरण के साथ ना बदले, कि वातावरण चाहे जैसा भी हो लेकिन ये अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते, यानी नियत तापी होते हैं। यानी आपके वार्म ब्लडेड हैं। कि एनिमल्स जो आपके वार्म ब्लडेड स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे शुरुआत आपको बताई थी किससे होती है, पक्षियों से होती है, ठीक है। अब आते हैं इनके जंतु क्या क्या हैं। जंतु में अगर पूछे जाएं, जीव अगर पूछे जाएं तो पक्षी आप चारों तरफ देखते हो, लेकिन उन पक्षियों का नहीं पूछा जाता। पक्षी ऐसे पूछे जाते हैं जो छठी क्लास से शुरू हो जाते हैं, 5वीं से, कि भाई कोयल अपने अंडे किसके घोंसले में देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 5वीं छठी से शुरू हो जाता है और कंपटीशन में पूछा जाता है कि भी जो कोयल है वो अपने अंडे किसके घोंसले में देती है। और कोयल तुम क्या है, डेली लाइफ में जनरली सुबह 3 बजे 4 बजे सुनना स्टार्ट कर देते हो, और इन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा कोयल बोलती हुई नजर आती है आपको। सर्दियों में नहीं आती, इन्हीं दिनों सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। अगर क्या हम है ही नहीं ठल्ले 7 बजे उठने वाले, फिर तो हम कह ही क्या सकते हैं, 7 बजे थोड़ी बोलती मिलेगी। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का अच्छा टाइम पीरियड होता है कोयल का, कभी भी सुन लेना चाहे सुबह उठ के।
3 से 6, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में वो बेस्ट सुनाई देगी आपको। 6 बजे के बाद क्या वो विलुप्त हो जाती है, आपको बोलती हुई नज़र नहीं आएगी। और वो अंडे कहाँ देती है, घर वालों से पूछ लेना, वही बता देंगे, ठीक है। कौवे के घोंसले में देती है। और ये क्वेश्चन यूं ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जीव में सबसे पहले जो क्वेश्चन टैग होगा कोयल और कौवा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी। 1 मिनट, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा आप बताओ, तुसा दसो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, कोई नहीं बोलेगा। रुक जा, मैं साइंटिफिक नेम भी पूछूंगा अब तेरे तय, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ, श्री कृष्ण भगवान की मुकुट में उसकी पंख लगी होती है, अब बता दो, ठीक है। हाँ भी बोलनी है, अब तू बता इसका नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक आता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक न्यूजीलैंडियंस को हम क्या कहते हैं, कीवी, कीवी का क्वेश्चन पूछा जाता है। कीवी और पेंगुइन में क्या अंतर है, लास्ट बेंच वाले महाराज बताएंगे यहाँ पे हमने कि पेंगुइन भी सुनते हैं, दूसरी क्लास में आता है आज के लिए, कि कीवी भी दिखाया होता है और पेंगुइन भी दिखाई होती है। कीवी और पेंगुइन में अंतर क्या है, क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंगुइन और कीवी में अंतर क्या है। तो याद रखना, कीवी एक पक्षी है और जो पेंगुइन होता है वो मैमेलियंस है, ठीक है। वो स्तनधारी है जो अपने क्या है बच्चों को अंडे के द्वारा जन्म देकर उन्हें क्या है दुग्ध की पोषण की क्या मात्रा पूरी करता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि पेंगुइन देखते आए हो, मूवी बनी हुई है पेंगुइन पे तो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, हमिंग बर्ड, जमैका बर्ड जिसे कहते हैं, जमैका चिड़िया, जमैका चिड़िया फेमस है। और एक अपने भारत की भी फेमस है जिसका नाम है सनबर्ड, ठीक है। और जमैका वाली जो चिड़िया है इसको स्पेशली वैसे वर्ड दिया जाता है हमिंग बर्ड, वर्वियन बर्ड, वर्वियन हमिंग बर्ड, ठीक है। तो इन पे रोल क्या क्या है, एक आता है डोडो, 7वीं क्लास की किताब, 8वीं क्लास की किताब उठा के देखना कि मॉरिशस में विलुप्त प्राय विशालकाय पक्षी जो मारे जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो क्या आपके डोडो, ठीक है। तो डोडो के लिए जो आपका स्थान है वो क्या है, मॉरिशस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सनबर्ड के लिए क्वेश्चन आएगा भारतवर्ष का, ये पूरा का पूरा IUCN को कंप्लीट करता है सबसे छोटे में, और कीवी और शुतुरमुर्ग करते हैं दौड़ने में, ठीक है। और एक आता है स्विफ्ट बर्ड जिसे अवाविल कहते हैं। अवाविल क्यों फेमस है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, ठीक है। अवाविल स्विफ्ट बर्ड के नाम से जो मशहूर है वो कौन सा है, अवाविल। वैसे आकाशीय पक्षी जो तेज दौड़ता है और ऊंची उड़ान भरता है वो है फाल्कन, ठीक है, पेरेग्रीन फाल्कन। तो अब याद कर लो, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि धरातल पर तेज दौड़ने वाला विशालकाय पक्षी है, तो वो विशालकाय पक्षी उड़ नहीं सकता, सिर्फ वो क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा अपने पास शुतुरमुर्ग है, ठीक है। शुतुरमुर्ग जो है ये अपने पास एक ऐसा जेंट एवीज है जो उड़ नहीं सकता, दौड़ सकता है। वैसे इसको 2 नाम और दिए जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, या इसको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिच। हम पढ़ते आए हैं ना कि शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, इस दुनिया में क्या माना जाता है, सबसे बड़ा अंडा भी माना जाता है और सबसे बड़ी कोशिका। तो यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो जीवित पक्षियों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अंडा देता है ये। और लगभग इसका जो वजन है, वजन का आंकलन अगर देखें हम तो वो कितना है, 1.6 से 1.8 किलोग्राम तक, ठीक है। कि 1.6 से लेके 1.8 किलोग्राम तक क्या है, वजनी है, सबसे बड़ा अंडा है। और किसका है,
शुतुरमुर्ग का। अंडे बड़े होने के अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यही है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपके पास सबसे बड़ी जो सेल है वो भी कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है शुतुरमुर्ग के, अपने ऑस्ट्रिच या श्रुथियों के। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कीवी का। ठीक है, कि ठंडे इलाकों में तो तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो ठंडे इलाके में पूछा जाए तो किसका नाम आता है, कीवी। ठीक है, तो याद रखना, या यूं कह दे कि श्रुथियों के बाद तेज दौड़ने वाला, या आ जाए ठंडे इलाके में तेज दौड़ने वाला, तो वो कौन सा है, वो है कीवी। कीवी इस क्वेश्चन से कभी नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता है दूसरे नंबर का तेज दौड़ने वाला। ठीक है, लेकिन कीवी जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो किससे आता है, इसके साइंटिफिक नेम से। इसको क्या कहा जाता है, एप्टेरिकस। क्वेश्चन आता है कि कीवी किसे कहा जाता है, तो एप्टेरिकस को कहा जाता है। कि एप्टेरिकस है वो किसको कहते हैं, कीवी को कहते हैं। वैसे ही मोर है, मोर का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोर अपने पास क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, और इसका नाम पूछा जाता है तो पीहों पीहों करता है, तो क्या है, पावो क्रिस्टेसस। तो पावो क्रिस्टेसस किसको कहा जाता है, पिकॉक को कहा जाता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पक्षी देखो हमें याद भी नहीं है, जनरली 5वीं क्लास में पढ़ा जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी चिन्ह भी दिए जाते हैं ना। आजकल तो तीसरी, मैं कह रहा हूँ 5वीं नहीं, तीसरी में उठा के देखो मिलेंगे ये। ठीक है, राष्ट्रीय संकेत, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ऐसी चीजें क्या आपको आनी चाहिए, और इनके क्या है, नाम भी आने चाहिए। 2 तो पक्के कर लो, एक तो क्या है राष्ट्रीय पशु, और दूसरा याद कर लो राष्ट्रीय पक्षी। ये 2 पक्के याद रखो, और इनके वैज्ञानिक नाम ही पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि विशालकाय पक्षी जो विलुप्त प्राय, पक्षी जो विलुप्त प्राय है, विलुप्त प्राय का मतलब है कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, और जो मॉरिशस में पाया जाता है, जो मॉरिशस में पाया जाता था, तो वो कौन सा है। अभी बताया था कि जो मॉरिशस में पाया जाता था और सबसे विशालकाय पक्षी है जो आज नहीं है, वो कौन सा है, डोडो। ठीक है, तो डोडो का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर का पूछा जाता है, कीवी का पूछा जाता है, और शुतुरमुर्ग का पूछा जाता है। ठीक है, और कोयल वाला तो बहुत ही क्या है, यूं सोच लो कि नील से नील क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा पक्षी जो कौवे के घोंसले में अंडा देता है। ठीक है, यूं क्वेश्चन आता है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। ठीक है, मोर का भी आता है, मोर का भी याद रहना चाहिए क्योंकि हमारे चारों तरफ मोर दिखते हैं। ठीक है, और क्या मोर की पांख लगभग क्या आप देखते हो जहाँ झाड़ा डलवाने जाते हो। ठीक है, कहीं भी पंडित के पास मंदिर में चले जाओ, भी झाड़ा लगवाना है, तो पंडित जी क्या उठाएंगे, सीधा मोर वाली पांखें उठाएंगे। तो मोर वाली पांख क्या लगभग आपको मिल ही जाती है, तो इसलिए क्या है, मोर राष्ट्रीय पक्षी, और वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ क्रिस्टेसस। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे, अब पेंगुइन वाला बताया था वो भी याद रखना, वो किसके मुकाबले में आता है, कीवी और पेंगुइन दोनों अलग हैं। कि पेंगुइन आपके पास क्या है, एक स्तनधारी, और कीवी क्या आपके पास एक पक्षी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है कि सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड, जमैका चिड़िया। जमैका की जो चिड़िया है वो आपके पास सबसे छोटा पक्षी है, जिसे वैसे हम लोग क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड भी कहते हैं, वर्वियन बर्ड भी कहा जाता है इसको, वर्वियन बर्ड। और इसी का ही अंडा सबसे छोटा अंडा है। अगर पूछा जाए कि कौन सा पक्षी सबसे छोटा अंडा देता है, तो यही देता है जमैका, या वर्ड लिख दें हमिंग बर्ड, या वर्ड आ जाए वर्वियन बर्ड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसको और नाम से भी जाना जाता है, ये अपने पास मरमर पक्षी होता है, मरमर पक्षी, मरमर पक्षी है, इसको हम शक्कर खोरा भी कहते हैं, शक्कर खोरा।
शुगर ईटर या मकरंद चूसने वाला पक्षी भी कहते हैं फूलों का, वो यही है। ठीक है, एक आता फ्लावर पैकर, यानी क्वेश्चन आए भारतवर्ष का, यानी हमारे इंडिया का, भारतवर्ष का सबसे छोटा पक्षी, और हमारे भारत में मिलने वाला जो छोटा पक्षी है वो कौन सा है? सनबर्ड। ठीक है, तो सनबर्ड है, ये भारत की सबसे छोटी चिड़िया है। ठीक है, लगभग हमिंग बर्ड जितनी है उससे थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो एग लाइंग में क्वेश्चन आएगा तो सबसे छोटी का यही आएगा। सबसे छोटी और सबसे छोटा अंडा किसका होता है? जमैका का होता है। मरमर पक्षी और शक्करखोरा भी कहते हैं। और भारत वाली जो सनबर्ड है इसे एक नाम दिया जाता है स्पेशल, क्या बोलते हैं इसे? फ्लावर पैकर कहते हैं, याद कर लो। ठीक है, कि फ्लावर जो पैकर होती है वो क्या होती है आपके पास? सनबर्ड होती है। ठीक है, तो जितने भी छोटे पक्षी होते हैं इनका जो भोजन है वो लगभग क्या? फूलों का मकरंद ही है। फूलों से क्या भोजन उठाते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी? पक्षियों की। अब बात आती है कि दोनों के बीच की कड़ी क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों की योजक कड़ी क्या होती है, किस किस की? सरीसृप और पक्षी की। पक्की कर देना कि सरीसृप तथा पक्षी के बीच योजक कड़ी, इन दोनों के बीच जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपके पास आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स भी पक्षी है जो कड़ी माना जाता है दोनों के बीच की, यानी कनेक्टिविटी है किस किस के बीच की है? रेप्टाइल्स और दूसरा क्या है? एवीज। वैसे कनेक्टिविटी लिखवा देंगे बाद में। उसके बाद बात आती है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो लास्ट बचे हैं वो कौन से हैं? स्तनधारी, मैमेलियंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैमेलियंस, मैमेलियंस जो हैं ये आपके पास कितने भागों में बांटे गए हैं, या इसके उपवर्ग कितने हैं, या सब क्लास कितनी है? तो इनके उपवर्ग अगर कभी भी पूछे जाए तो 3 हैं। उपवर्ग वैसे 2 हैं और 2 में से कितने बनाए गए हैं? 3। तो इसलिए हम 3 ही लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चन आए कि स्तनधारी या मैमेलियंस के उपवर्ग कितने हैं तो 3 पढ़ेंगे। पहले कौन से होते हैं? मोनोट्रीम्स होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? प्रोटोथीरिया, कि प्रोटोथीरिया है। दूसरे कौन से होते हैं? मेटाथीरिया। और तीसरे जो हैं वो कौन से होते हैं? यूथीरिया। तो मेटाथीरिया और यूथीरिया ये दोनों एक ही संघ में माने जाते हैं, और जिसको स्पेशली एक नाम दिया जाता है क्या? थीरिया। अगर कभी पूछ ले कि थीरिया के अंतर्गत क्या आते हैं तो मेटाथीरिया और यूथीरिया थीरिया में पढ़े जाते हैं। और उससे अलग जो पढ़ा जाता है वो कौन सा पढ़ा जाता है? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया को बाहर क्यों रखा? एग लाइंग है। एग लाइंग का मतलब अंडे देने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात आती है कुछ इनके गुण, कि मैमेलियंस के गुण क्या क्या होते हैं, कि जो आपके स्तनधारी हैं इनके गुण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि ये अंगक होते हैं। अंगक का मतलब इनमें हर कार्य को करने के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। दूसरा, इनका शरीर वो बाल या रोम से ढका होता है, कि जितने भी स्तनधारी हैं शरीर बाल या रोम से ढका होता है। इनमें जो त्वचा होती है उनमें ग्रंथियां पाई जाती है। तो त्वचा में पसीना, स्वेट और ऑयल यानी तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब नाम स्तनधारी है तो स्तन ग्रंथियां इंपॉर्टेंट होती है और उसका रूपांतरण पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, ये तो कोई नहीं पूछता वैसे, कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है, कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है,
और ये जो आपकी सतन ग्रंथियां होती है, मैमेलियन ग्लैंड्स जो होती है, मामल ग्लैंड्स होती है, ये रूपांतरित होती है किससे? त्वचा से। तो पाई जाती है जो त्वचा ग्रंथि से रूपांतरित होती है। ये पॉइंट याद रखना है कि जो सतन ग्रंथियां बनती है वो किस से बदलती है। ये क्वेश्चन आता है तो वह त्वचा ग्रंथियां ही होती है। स्किन ग्लैंड से ही मामल ग्लैंड्स क्या होती है? रिप्रोड्यूस होती है या कन्वर्जन होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पॉइंट याद रखना है कि इनमें जनन के लिए नंबर 1, 2 और 3 एक जो सतनधारी होते हैं जनन कैसा करते हैं? अंडयुज। ठीक है। दूसरा अर्ध शिशु का मतलब है दूसरे को हम क्या कहते हैं? मार्सुपियल। यानी दूसरे जो जनन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मार्सुपियल। और तीसरे जो होते हैं वो यूटेरस होते हैं, यानी गर्भाशयस्थ। यानी इनमें जनन की अगर बात आए तो एक तो देते हैं अंडे के द्वारा, दूसरे देते हैं क्या? मार्सुपियल के चलते। यानी उनमें जो पोषण होगा वो मार्सुपियल में होगा, पूरा शिशु जन्म में नहीं लेता, ना तो अंडे से है और ना ही क्या पूर्ण गर्भाशय से है। तो आधा शिशु जन्म लेता है और वो कहाँ पलता है? मार्सुपियल बैग में, यानी थैली में, कंगारू जिसको पढ़ते हो तुम। ठीक है। और तीसरे जो होते हैं जो शिशु जन्म लेता है वो पूर्ण रूप से शिशु जन्म लेता है और उनका जन्म का इसमें होता है पूरा गर्भाशय में होता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हैं, अंडयुज वाले, मार्सुपियल और क्या गर्भाशय। इनको यहाँ भी लिखा जा सकता है। जो प्रोटोथीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? अंडयुज होते हैं। यहाँ भी लिख सकते हो अंडयुज। मेटाथीरिया होते हैं ये मार्सुपियल होते हैं। यहाँ भी लिखा जा सकता है कि मेटाथीरिया कैसे हैं? मार्सुपियल। और यूथीरिया जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं? टोटली यूटेरस, यानी गर्भाशय वाले। ठीक है। यूथीरिया जो होते हैं ये गर्भाशय वाले होते हैं, ये मार्सुपियल होते हैं और ये क्या होते हैं? अंडयुज होते हैं। अब बात आती है आगे, इनमें और गुण क्या होते हैं? वृषण शरीर के बाहर होते हैं। वृषण जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इनमें शरीर के बाहर, यानी जो टेस्टिस हैं वो क्या मिलते हैं? शरीर के बाहर मिलते हैं। फिर बात आती है तापी, यानी उच्च तापी होते हैं। उच्च तापी और प्लस नियत तापी दोनों होते हैं। कि आपके पास अगर पूछा जाए कि तापमान के चलते कैसे हैं, उच्च तापी भी हैं और नियत तापी भी हैं। यानी वार्म ब्लडेड एनिमल है और फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है इनका। उसके बाद हमारे पास शरीर जो बंटा होता है इसका 2 भाग में बंटा होता है। एक आपके पास थोरेसिक कैविटी से और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी से, उसको छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आगे चल के हमारे पास ये भी आता है कि निषेचन कैसा होता है, सब जानते हैं कैसा, सब में अंतःनिषेचन है। उसके अलावा पूछा जाता है कि इनमें कान होते हैं कि नहीं होते। कान लगभग होते हैं, कुछ में क्या अनुपस्थित होते हैं। पूछा जाता है चलने के लिए अंग क्या होते हैं, तो चलने के लिए अंग क्या होते हैं? इनमें पाँव होते हैं। ठीक है। लगभग क्या होते हैं? सभी में उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जीव। जीव में सबसे पहले अगर पढ़ा जाए तो किसको पढ़ते हैं हम लोग? प्रोटोथीरिया को। दांत वगैरह के भी आते हैं, वो बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि दांत के मामले में तुम सब जानते हो कि जितने भी लगभग सतनधारी होते हैं इनमें दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। वैसे दंतस्थ पूछे जाते हैं तो क्या होते हैं आपके पास? वैसे तो याद रखना विषम दंती होते हैं, ये हेटेरोडोंट्स होते हैं। और वैसे क्या होते हैं आपके पास? द्विबार दंती, डाइफोडोंट्स बोलते हैं। डाइफोडोंट्स का मतलब है कि जिंदगी में कितनी बार दांत मिलते हैं? 2 बार। एक बार तो होते हैं दूधिया, टूट जाते हैं और बाद में आ जाते हैं। तो एक होते हैं आपके परमानेंट और एक होते हैं मिल्की। ठीक है। तो अब तुम बताओ कि आपके जो परमानेंट आते हैं वो कितने हैं? दिखा दो दे चाहे दांत, कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 यूँ नहीं बताने, प्रकार बताने मुझे कितने होते हैं। 10वीं क्लास में एनसीईआरटी में दे रखा है 21-23 का सूत्र बटे में देके गुणा 2 लगाया होता है। हाँ, कौन कौन से होते हैं? फेंक जल्दी, क्वेश्चन तो यही है इंपॉर्टेंट, और ये पूछा जाएगा। तुम बताओ 4 प्रकार कौन से होते हैं? हाँ हाँ, 4 प्रकार के कौन से होते हैं?
जो मुस्कुरा के दिखाते हैं वो कौन से हैं? स्माइली टीथ। ठीक है, हाँ सिंगे तू बता। तो सामने वाले दांत होते हैं, कहते हैं ना बोले कुत्ते की तरह काटे आगे दिखा रहा है, ठीक है, तो वो कृंतक होते हैं, ठीक है, इंसिसर। ठीक है, तो ICPM से याद रख लेना, ICPM सबके लिए आएंगे। जितने भी मेमेलियंस हैं उनमें दांत अगर पढ़ाए जाते हैं तो ICPM से याद रखने हैं। आई का मतलब क्या है? इंसिसर। ठीक है, C का मतलब क्या है? कैनिन। P का मतलब क्या है? प्रीमोलर। और M का मतलब क्या है? मोलर। ठीक है, I का मतलब, आइयो बोले अभी बताता हूं तेरे को, तो काटने वाले हैं, इनको कृंतक बोलते हैं, इंसिसर। C कैनिन होते हैं, इनको क्या कहते हैं? बेदक। ठीक है, ये मांसाहारी पशुओं में सबसे ज़्यादा क्या काम करते हैं? प्रीमोलर, यानी इनको हिंदी में लिखते हैं अगर चवर्णक। और ये मोलर, मोलर क्या होते हैं? चवर्णक। ये दोनों के दोनों चबाने वाले हैं, चबाने और पीसने वाले दांत क्या होते हैं? PM साहब। ठीक है, प्रीमोलर और कौन से होते हैं? मोलर। ठीक है, बेधने वाले, काटने वाले और फाड़ने वाले अगेड़े दांत है I और कौन से? C। ठीक है, तो इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर सबके लिए लागू होंगे, पर फॉर्मूला सब में अलग अलग होता है। तो मैं आदमी वाला फॉर्मूला याद रखना, कौन सा? 21-23/21 गुणा 2। ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले ये पढ़ लो, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ये कैसे प्राणी हैं? ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब है अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, कि वो स्तनधारियों का समूह जो खास तौर पर क्या होता है? अंडयूज होता है। ठीक है, नंबर 2, इनमें स्तन ग्रंथियां तो पाई जाती है पर सतनागर नहीं मिलते। स्तन ग्रंथियां होती है किंतु टिट्स नहीं पाए जाते, चुचूक नहीं पाए जाते। किंतु चुचूक, या जिसे हम सतनागर या इंग्लिश में लिखेंगे टिट्स, उपस्थित नहीं होते। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाह्यकरण नहीं होते, इनमें कान नहीं होते, बाकियों में मिलते हैं, ये अपवाद है, ये भाई साहब अपवाद हैं, इनमें कान नहीं होते। ठीक है, कि बाह्यकरण उपस्थित नहीं होते। और निषेचन बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्या होता है इनका? अंत ही है। ठीक है, क्योंकि अंडे देने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास इसमें जो मुख्य जीव है प्रोटोथीरिया के, वो कौन कौन से हैं? जीव में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एकिडना। ठीक है, और दूसरा आता है ऑर्निथोरिंकस। दो इंपॉर्टेंट है, एक आता है एकिडना और दूसरा आता है ऑर्निथोरिंकस। दोनों इंपॉर्टेंट है। एकिडना को क्या कहा जाता है? कंटकमयी चिंटीखोर। ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से स्पाइनी आंट ईटर कौन सा है? यानी कंटक में चिंटीखोर कहते हैं इसको, कंटक में चिंटीखोर। तो कंटक में जो चिंटीखोर है यानी स्पाइनी आंट ईटर, कि स्पाइनी जो आंट ईटर होता है वो कौन होती है? एकिडना होती है। यानी इसका पूरा शरीर कांटों से ढका होता है एकिडना का। ठीक है, इसकी एक प्रजाति अपने यहाँ भी देखने को मिलती है। और जब ज़्यादातर अब बरसात आई हो और सुबह के टाइम सड़क से अगर हम गुजर रहे हो तो एक छोटे छोटे काले रंग के जीव सड़क से चिपे होते हैं, मार दिए जाते हैं, और जिन पे छोटे छोटे कांटे मिलते हैं, वो इन्हीं की प्रजाति है। ठीक है, एक आता है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस को क्या कहा जाता है? बतख चौंचा। बतख चौंचा कहते हैं इसको, यानी डक बाइल्ड लोब्ड कहा जाता है। तो अपने पास बतख चौंचा किसे कहा जाता है? ऑर्निथोरिंकस को कहा जाता है। और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, ऊद बिलाव की पूंछ वाला। ऊद बिलाव की पूंछ जैसा, या आएगा ऊद बिलाव के पैर जैसा। जो जंतु है
और जो स्तनधारी है परंतु अंडे से पैदा होता है वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस। ऊदबिलाव किसको कहते हैं, ऑटर्स, ठीक है। ऑटर्स स्तनधारी होते हैं, ठीक है। ऑटर्स को छुपने की जगह कौन देता है और फिर ये अटैक करता है। ऑटर्स जो है छुपता किसमें है, शिकार करने के लिए। सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, जिसमें छुपता है और फिर किसी को मारता है और उनको बचाता है, ये खुद को भी बचाता है और उनको भी बचाता है। तो एकाइनोडर्मेटा का शिकार करता है, एकाइनोडर्मेटा से छुप के बैठता है किसमें, कैल्प में। मैंने ये लिखवा रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे पास खास तौर पर प्रोटोथीरिया। अब बात आती है मेटाथीरिया की। मेटाथीरिया में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऐसे ही है कि ना तो अंडे देने वाले, ना तो अंडे देने वाले और ना ही परिपक्व शिशु को जन्म देने वाले, कि ना तो ये अंडे देते और ना ही परिपक्व शिशु को जन्म देने वाले स्तनधारी हैं। इसमें वो मैमेलियंस आते हैं जो आपके पास फोइटस है वो नॉट वेल डेवलप्ड होता है और ना ही एग लाइंग होते हैं। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है, मार्सुपियल में रखा जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट याद रखना कि अपरिपक्व शिशु विदाउट प्लेसेंटल आता है। अपरिपक्व शिशु माता के आगे लगी थैली से पोषण ग्रहण करता है। तो उसे कहते क्या है कि जो माता के आगे लगी थैली से क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, न्यूट्रिशन पूरी करता है। उस थैली को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मार्सुपियल बैग। तो इसलिए क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसे स्तनधारी जिनका शिशु अपरिपक्व होता है और माता के आगे लगी उदर में, एब्डोमेन्स में जो एक बैग लगी होती है, उससे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, वो आपकी बैग क्या कहलाती है, या वो थैली क्या होती है, वो थैली क्या होती है आपके पास, मार्सुपियल होती है। तो यही क्वेश्चन आता है कि मार्सुपियल थैली वाले जो जंतु होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, वो मेटाथीरिया में रखे जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंगारू। पढ़ते आए हो ना, कंगारू और कीवी के नाम पे 2 देश रखे गए हैं। कौन कौन से हैं, कंगारू किनको कहते हैं आपा, सिंगे, क्रिकेट देखते हैं, स्पेशल कंगारू के नाम से चिढ़ाए जाते हैं कौन से खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कीवी के नाम से चिढ़ाए जाते हैं कौन, न्यूजीलैंड वाले, ठीक है। तो न्यूजीलैंड फेमस है कीवी के लिए और कंगारू के लिए फेमस है कौन सा अपने पास, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबसे ज़्यादा तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इनको कहा क्या जाता है, मैक्रोपस। यही क्वेश्चन आता है, मैक्रोपस किसे कहा जाता है, तो मैक्रोपस किसे कहा जाता है, कंगारू को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे कहानी क्या लिखनी होती है, इनमें यही लिखना होता है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो आपने याद रखना मार्सुपियल थैली में। चुचूक भी पाए जाते हैं, टिट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मार्सुपियल थैली में। दोनों चीज उपलब्ध होती है क्योंकि जहां से पोषण मिलना है वहां से क्या होती है, आपकी स्तन ग्रंथियां होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मेटाथीरिया में जो आपकी मैमेलियन ग्लैंड्स होती है वो कहाँ होती है, कहाँ होती है, मार्सुपियल बैग में होती है। और अगर पूछा जाए मेटाथीरिया में जो टिट्स पाए जाते हैं, चुचूक पाए जाते हैं, सतनागर पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मार्सुपियल थैली। अब पूछ ले कानवान होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, ठीक है। निषेचन पूछ ले कैसा होता है, अंता होता है, बाकी छोड़ो। अब आपके पास जंतु याद रखने हैं, 2 हैं इसमें, जीव जो हैं वो 2 ही पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास क्वेश्चन आता है मैक्रोपस और एक आता है डाइडेल्फिस। कि डाइडेल्फिस और मैक्रोपस दोनों किस में आते हैं आपके पास, मेटाथीरिया में। एक प्लेटिपस वर्ड भी आता है। प्लेटिपस किसको कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है, याद कर लो कि ऑर्निथोरिंकस जो है इसी को बतख चौंचा, और इसी को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, प्लेटिपस। क्वेश्चन आता है कि प्लेटिपस किसे कहा जाता है, ऑर्निथोरिंकस को ही, बतख चौंचा को ही कहा जाता है। और आपके पास मैक्रोपस किसे कहा जाता है, ये जवाब पूछा जाए, उत्तर क्या तुम्हारा, कंगारू है। और कंगारू किस प्रकार के प्राणी हैं, मार्सुपियल वाले हैं, ठीक है, प्लेसेंटल नहीं है। और जो लास्ट में पढ़ेंगे हम वो प्लेसेंटल है, यूटेरस कंप्लीट होता है,
लास्ट वाले कौन से थे अपने पास? यूथीरिया। यूथीरिया को यूटेरस या प्लेसेंटल कहा जाता है। प्लेसेंटल का मतलब है जिनमें आवानाल पाई जाती है। आंवल हिंदी में क्या कहते हैं? आंवल शब्द कहते हैं। आवानाल पाई जाती है इनमें। आवानाल का मतलब है कि शिशु का पोषण माँ के पेट यानी माँ के गर्भ में ही होगा। और किसके जरिए होगा? प्लेसेंटा के जरिए होगा, आवानाल के जरिए होगा। तो अगर पूछा जाए मनुष्य किस प्रकार का स्तनधारी है, अगर ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार का है? यूथीरिया है। और यूथीरिया किसके चलते है? वो प्लेसेंटल। तो हम प्लेसेंटल में यानी हम जब माँ के पेट में थे तो 9 महीने हमें जो भोजन मिला है वो किसके जरिए मिला है? हमें प्लेसेंटल से मिला है। और प्लेसेंटल हमारे किस हिस्से से जुड़ी होती है? नाभि से जुड़ी होती है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है विष्णु भगवान कहाँ बैठे होते हैं? हमारे नाभि में बैठे होते हैं। क्योंकि हमें जो भोजन की पुष्टि होती है, भोजन की जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिलती है? नाभि से मिलती है। ठीक है। और उस टाइम हम मालिक से भी जुड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाहर आके हमारे गुनाह ही ऐसे होते हैं, कर्म ही ऐसे होते हैं, हम भूल जाते हैं सारा सौदा। अब यूथीरिया में पहला पॉइंट क्या है कि इनमें पूर्ण विकसित, लगभग क्या है? पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। इनमें जो है वो आपके पास पूर्ण विकसित क्या? शिशु का जन्म होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि गर्भाशय, कईयों में गर्भाशय क्या होता है? आंशिक, और कईयों में पूर्ण विकसित। ऐसे होता है कि गर्भाशय जो है वो जीवों में कैसा हो सकता है? पार्शियली और कंप्लीट, आंशिक या पूर्ण विकसित होता है। यूटेरस कंप्लीटली वेल डेवलप्ड, वेल प्रिपेयर्ड होता है ऑफस्प्रिंग के लिए। ठीक है। यानी आगे जन्म के लिए जो आपका गर्भाशय है, यूटेरस जो है, इन स्तनधारियों में वो क्या रहता है? ऑफस्प्रिंग के लिए रेडी रहता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? खास है, यही से पूछा जाता है कि वैसे तो सबके लिए याद रखना है, लेकिन इससे जरूरी है कि आरबीसी गोलाकार होती है, डिस्क लाइक शेप होती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। गोलाकार तथा केंद्रकहीन होती है। ये वैसे तो सबके लिए लगाना है, लेकिन यहाँ स्पेशल है, केंद्रकहीन होती है। लेकिन यहाँ दो पशु ऐसे आएंगे जिनमें ये पाई जाती है, किसके साथ है? केंद्रक के साथ। तो इसीलिए हम यहीं पढ़ते हैं इसको सबसे अच्छे से कि आरबीसी गोलाकार डिस्क लाइक शेप होती है। होती कैसी है? केंद्रकहीन। और वही कहानी फिर से, हृदय कैसा होता है? सबको याद है। कैसा होता है? पक्का ही है। अच्छा, उत्सर्जन किससे होता है? ये बताओ चलो। कि सभी वैसे स्तनधारियों में कह दूं, मुख्य इसमें पूछा जाता है क्योंकि मुख्य तो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या? लास्ट बेंच वाले महाराजों बताओ, और सेकंड लास्ट वाले बताओ। उत्सर्जन तंत्र क्या है हमारे शरीर का? आगे वाले बताओ। हैं? फिर पड़े। हाँ, आप बताओ हमारे शरीर का उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? हाँ महाराज, हैं? पढ़ के आया है कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था? वाह जी वाह। ऐसे महाराजों को तगमा देकर, पुरस्कार देकर खड़ा करना पड़ेगा। हाँ सिंगे, क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि तुम्हारे भोजन के टॉक्सिक चीज़ों को अलग करना। करेंगे किससे? खून से। तो खून साफ करने वाली मशीन क्या है शरीर में? किडनी। ठीक है। गुर्दे, तो वही तो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। तो यानी जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क। ठीक है। या कह दें हम गुर्दे। ठीक है। और या कह दें हम क्या? किडनी। किडनी में कौन सी प्रोसेस होती है सिंगे जिसके कारण ये काम हो रहा है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? हाँ तू बता। कि खून साफ करना किडनी के द्वारा क्या कहलाता है? देसी भाषा में बता दे अब। और अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो हॉस्पिटल में जाके क्या करवानी पड़ती है? क्या करवानी पड़ती है? सफाई। उसको बोलते क्या है? यही तो,
क्योंकि हॉस्पिटलों में पढ़ते हो तुम लोग, लिखा होता ना कि ये किडनी का डॉक्टर है, और किडनी अगर आपकी खराब हो जाए तो यहाँ एक प्रक्रिया की जाती है जिससे रक्त को शुद्ध किया जा सकता है, डायलिसिस। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनली होती है उसको कहते हैं डायलिसिस, और बाहर से जो करवाई जाती है उसे बोलते हैं हेमियोडायलिसिस। ठीक है, यानी मशीन के द्वारा होगी उसके लिए शब्द लगता है हेमियोडायलिसिस, और जो हमारे शरीर में नेचुरली फिनोमिना हो रहा है उसे क्या दिया जाता है, डायलिसिस। हिंदी में कहते हैं अपोहन। ठीक है, याद रखना। उत्सर्जन हो गया। अब बात आती है इनके जीव, भाई साहब कौन कौन से हैं। जीव में सबसे पहले एक तो बाघ, ठीक है, दूसरा है शेर, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ब्लू व्हेल। उसके बाद कौन सा है, ये वाला डॉल्फिन। फिर तीसरा कौन सा है, श्रीयू। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लास्ट वाले 3 लिखे हैं और शुरू वाला लिखा है यही है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हैं? ब्लू व्हेल देखी नहीं कभी, देखी होगी कभी, अखबार में भी पढ़ी होगी। मछली, बहुत सारी मोटी मछली दिखती है, ठीक है, वो मछली नहीं होती, वो क्या है, मैमेलियंस है, रहती क्या है, पानी में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि एक स्तनधारी जो सबसे बड़ा है, विशालकाय है, और जो जलीय है वो कौन सा होता है, ब्लू व्हेल होता है। तो याद कर लो। तो हमारे पास ये क्या है, विशालकाय, विशालकाय कह दो, या सबसे बड़ा स्तनधारी। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, यानी लार्जेस्ट जेंट मैमेलियन। तो जेंट मैमेलियन कौन सी आपकी, ब्लू व्हेल है। और सबसे छोटा है वो लास्ट वाला बेचारा। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा स्तनधारी। तो सबसे बड़ा आ गया और सबसे छोटा आ गया। बीच में जो बैठा है ये किस काम का है, ये इंपॉर्टेंट है। हम भी इसी में बैठे हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या है, यूथीरिया में। ठीक है, तो मनुष्य के बाद अगर कोई समझदार जानवर है तो कौन होता है, डॉल्फिन। ठीक है, कि मनुष्य के बाद जो समझदार है, मनुष्य के पश्चात बुद्धिमान, तो मनुष्य के पश्चात जो बुद्धिमान लिया जाता है वो किसको लिया जाता है, डॉल्फिन। अब एक क्वेश्चन बताओगे आप लोग कि भारत की नदी जो पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है उसमें डॉल्फिन कौन सी मिलती है। HSC ने क्वेश्चन 3 बार दे दिया। अंधी है, छठी क्लास की NCERT से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, कि भारत की पवित्र नदी आप मानते हैं गंगा को। ठीक है, गंगा का जल चढ़ाएंगे अब लोग। हाँ 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 बोले, हैं ना ना। ठीक है, तो अब हम जिसे ले रहे हैं गंगा, तो गंगा नदी की डॉल्फिन कौन सी है, तो गंगा नदी में डॉल्फिन कौन सी मिलती है, आंधी। अंधी या आंधी कैट डॉल्फिन जो मिलती है वो किस में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। यानी इनको दिखाई नहीं पड़ता। तो अब ये कहलाती क्या है, इनको 2 नाम दिए जाते हैं। एक तो कहा जाता है सुन्स डॉल्फिन, अगर क्वेश्चन आ जाए, या इसको छोटा नाम दिया जाता है सुसु। ठीक है, कि सुसु डॉल्फिन कौन सी है, तो सुसु डॉल्फिन यही होती है जो गंगा नदी में पाई जाती है और आंधी है। अब पूछा जाता है ये अपना शिकार कैसे करती है। वैसे पोर्पोइज है वो भी क्या, स्तनधारी है, मछलियों में रखी जाती, पर आप मछली के नाम से लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है, एक स्तनधारी का ही रूप है। ठीक है, तो ये जो डॉल्फिन होती है ये कौन सी किरणें, कौन सी तरंगें पैदा करती है। क्वेश्चन आता है ये कि डॉल्फिन जो होती है कौन सी तरंगों के आधार पर अपना भोजन प्राप्त करती है, शिकार ढूंढती है या शिकार करती है। हाँ हाँ, अल्ट्रावेव, अल्ट्रावेव को कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, कि ये अपने आप में कौन सी तरंगें पैदा करती है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रावेव नहीं, अल्ट्रासोनिक वर्ड लगाओगे। अल्ट्रासोनिक क्यों कहेंगे, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, ये ध्वनि तरंगें होती है। ठीक है, कि अल्ट्रासोनिक जो हैं वो किस प्रकार की वेव हैं, साउंड वेव है। तो ये ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है किसके लिए, शिकार को ढूंढने के लिए। सेम डिटो कॉपी
पोर्पोइज लिखवाई थी मैंने कि पोर्पोइज भी अपना शिकार किसके दम पे करती है, अल्ट्रासोनिक पे करती है, ठीक है। तो ये अंधी होने के बाद भी क्या शिकार करती है, और ये लगभग क्या लुप्त प्राय है, आज भी है गंगा में, लुप्त प्राय है। और ये लुप्त प्राय किसके चलते है, IUCN के चलते, ठीक है, कि IUCN ने कहा है कि ये लगभग क्या है, लुप्त प्राय है, लगभग क्या गोज टू बी एक्सटिंक्ट, यानी खत्म होने वाली है अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, गंगा की सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रजाति खत्म। वैसे क्या है, डॉल्फिन झुंड में रहती है, अकेले में रहने वाली डॉल्फिन यही है, याद रखना कि ऐसी डॉल्फिन जो अकेले में रहती है वो कौन सी होती है, सुसु होती है। बाकी सारी डॉल्फिन क्या रहती है, जोड़े में रहती है और क्या है, झुंड में रहती है। कभी समंदर में जाओगे या समंदर किनारे जाओगे, डॉल्फिन दिखाई देगी, ठीक है। ये लो आज के लिए।